क्या आप भी चक्कर आने को इग्नोर करते हैं? अब इस पॉडकास्ट के बाद आप अपने चक्कर आने को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं लेकर आ रही हूँ डॉक्टर अविनाश पिचलानी को, जिनको 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज एन ईएनटी सर्जन। डॉक्टर अविनाश पिचलानी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं न्यूरो ऑटोलॉजिकल इक्विलिब्रियोमेट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के। इनको अवार्ड दिया गया एज एन प्रेस्टिजियस एनईएस ओरेशन एट द नेशनल एनईएस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्स इन 2022। Invited faculty रह चुके हैं as a speaker on Vertigo at national and international platforms, including Romanian Vertigo Congress, IFOS Dubai and VAI Moscow. इसके अलावा रिसोर्स फैकल्टी है यनापोवा मेडिकल कॉलेज के, जो कि मैंगलोर में है। फाउंडर मेंबर है इंटीग्रेटेड बैलेंस फोरम ऑफ इंडिया के और एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ करोल बाग के। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट विद डॉक्टर अविनाश पिचलानी। क्या आप भी अचानक से चक्कर आने को इग्नोर कर रहे हैं? अब इस पॉडकास्ट के बाद आज से आप इग्नोर नहीं करेंगे। सो डॉक्टर अविनाश पिचलानी, आप ये बताइए कि चक्कर आना कितना कॉमन सिम्टम है आज की डेट में? ये बहुत ही कॉमन है और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिर दर्द के बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं वो चक्कर आना ही है। जी, तो क्या चक्कर आना बॉडी के लिए कोई बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है, समथिंग रियली सीरियस? Not always, but sometimes yes. If the patient is going in for a stroke, then yes, it is very serious. And there are other situations where the patient may be taking it very lightly and he is having some cardiac issues like a cardiac arrhythmia. So these should not be ignored. ओके, अब कार्डियक अरिथमिया थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या होता है? मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जी प्रैक्टिकली ईएनटी सर्जन हूँ, जी लेकिन क्योंकि मैं चक्कर आने वाले मरीजों के साथ डील करता हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जी जब आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है जी और पैल्पिटेशंस वगैरह भी हो सकते हैं इसमें, तो जी उससे भी चक्कर आ सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग डिजीनेस को या चक्कर आने को बहुत कॉमनली इग्नोर करते हैं जब तक कि ये डेंजरस नहीं हो जाता। तो क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो उनको रखना चाहिए दिमाग में कि किस लेवल पे उन्हें चेक कराना ही, विजिट करना ही करना चाहिए डॉक्टर? नहीं, पहली बात तो अगर एक बार भी आपको चक्कर आता है तो देर इज़ नो हार्म इन फाइंडिंग आउट कि कितना सीरियस हो सकता है ये। और कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे कि आपको बहुत सीरियसली लेना है और इनफैक्ट इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है। जैसे अगर मरीज़ अपने आप से उठ के चल नहीं पा रहा है, ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन है। मरीज़ को बोलने में मुश्किल हो रही है, मरीज़ को खाना निगलने में भी साथ में मुश्किल हो जाए, तो ये तो एक स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट करता है। और ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और मरीज़ को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब आ जाइए, बार-बार थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए चक्कर आना, हो सकता है आमतौर पे ये बहुत सीरियस बीमारी ना हो, लेकिन हो सकता है ये एक स्ट्रोक की वार्निंग हो, जिसको हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स बोलते हैं। तो इसलिए हर तरह से अगर देखा जाए तो अगर आपको चक्कर की प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर ना करें। जी, इंडिया में वर्टिगो एक बहुत ही अंडर डायग्नोज चीज है, आपको ऐसा लगता है? खाली इंडिया में नहीं, ओवर द वर्ल्ड अंडर डायग्नोस्ड है इनफैक्ट, एंड possibly due to lack of awareness of the complications that it can lead to. ओके, तो सीवियरिटी को जानने से पहले थोड़ा वर्टिगो के बारे में अगर आप हमें थोड़ा डिटेल बता पाएं कि क्या कितने टाइप के वर्टिगोज होते हैं? देखिए, वर्टिगो एक ब्लैंकेट टर्म है। अगर हम सही मायने में बोलें तो वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, जी और चक्कर को हम रिलेट करते हैं एक रोटेटरी सेंसेशन के साथ, इजंट इट? जैसे मेरी गो राउंड वाली फीलिंग होती है, तो दिस इज एक्चुअली वर्टिगो, एंड इसको हम रोटेटरी सेंसेशन भी बोलते हैं हमारे मरीज आकर के। इसके अलावा कई लोगों को एक सेंस ऑफ डिसोरिएंटेशन होता है विदाउट फीलिंग एनीथिंग मूविंग, विदाउट दैट स्पिनिंग सेंसेशन, उसको हम डिजीनेस बोलते हैं। और कई लोगों को लाइट हेडेडनेस फील होती है,
जी। दे कंप्लेन ऑफ गिडीनेस, इसको भी हम डिजीनेस के ब्लैंकेट टर्म में ले लेते हैं। और इसके अलावा कई लोगों को अनस्टेडीनेस फील होती है, चाहे बैठे हुए, चाहे खड़े हुए या चलते हुए। दे फील दैट इज एज इफ दे आर स्विंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अनस्टेडीनेस। तो हमें ये सिम्टोमेटोलॉजी से डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि मरीज की बीमारी कहाँ से आ रही है। अगर तो स्पिनिंग सेंसेशन है तो मोस्ट लाइकली जो हमारे इनर ईयर में बैलेंस का ऑर्गन है वहां से आ रही है, या उसका जो पाथवे है ब्रेन में वहां कहीं दिक्कत है। और अगर मरीज आपको ज्यादा बता रहा है डिजीनेस के बारे में, तो डिजीनेस भी इस चीज से वेस्टिबुलर सिस्टम से, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑर्गन है और उसके कनेक्शन से, वहां से भी इरप्ट हो सकती है, लेकिन वो हार्ट से भी इरप्ट हो सकती है। मेटाबॉलिक कॉजेस लाइक डायबिटिक्स एंड ऑल, उनमें भी हो सकता है, और कई और कारण भी हो सकते हैं। तो इसके इवैल्यूएशन कई बार इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि मल्टी स्पेशलिटी लेवल पे पेशेंट को हमें डायग्नोस करने के लिए करना पड़ता है। जी। तो क्योंकि आपने बताया एक बहुत बड़ा टर्म है वर्टिगो, तो इसमें कई तरीके के टाइप्स भी होते होंगे, और उसमें हम समझ सकते हैं क्या कि कौन से टाइप से, जैसे जनरल ऑडियंस अगर सफर कर रही है? जी, अगर एकदम से आपको पहली बार जिंदगी में पहली बार बहुत तेज चक्कर आए हैं, उसके साथ उल्टी हो रही है और ये काफी देर तक चले जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे acute prolonged attack of vertigo. Please take it very seriously. This can definitely be stroke. Of course, stroke is only 10% of the cases we see like this. आमतौर पे वो इनर ईयर से जो नर्व जाती है ब्रेन में, उसकी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं। लेकिन जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे, ये पता नहीं चलेगा कि आप उस 10% डेंजरस सिचुएशन में हैं, या एक ये बिनाइन डिसऑर्डर है जिससे आप पूरी तरह से बाद में बाहर निकल के स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इसलिए हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह का चक्कर आपको आता है। और दूसरा ये होता है कि कई बार डिजीनेस या वर्टिगो के अटैक्स आते हैं पेशेंट को, जो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक या कुछ घंटों तक भी चल सकते हैं। उसके कई अलग अलग कारण होते हैं। और कुछ लोग जो हैं उनको क्रॉनिसिटी में चले जाते हैं, जिनको क्रॉनिक वर्टिगो होता है। दे फील कि दैट दे आर persistently dizzy, and then that is not spinning sensation, that is more of a dizziness or a light headedness. That is how we describe it. ओके। तो सर, आजकल की जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, तो क्या लाइफस्टाइल ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं व्हिच इज़ रिलेटेड टू वर्टिगो? बहुत ज़्यादा एक कंडीशन होती है जिसको हम वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, या माइग्रेन रिलेटेड वर्टिगो, माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो। ये आमतौर पे उन लोगों में होती है जो पहले से ही माइग्रेन के मरीज होते हैं। और इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाई स्क्रीन टाइम, वॉचिंग योर मोबाइल फोन ओवर अ लॉन्ग टाइम, वर्किंग ऑन द लैपटॉप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड रात को देर से सोना, नींद पूरी ना होना, खाना समय पे ना खाना। कुछ खाने में ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अल्कोहल है या फास्ट फूड आइटम्स, जंक आइटम्स हैं, जिनमें कि स्पेसिफिकली चाइनीज़ फूड, most of the Chinese food that you get in restaurants contains MSG, or what you call commonly as Ajinomoto. Right. So these are the trigger food factors. Then like working long hours. These are the factors which can be responsible. ओके। तो आपका कहने का मतलब है, अगर लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आज के डेट में ट्रिगर करे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट? तो अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो क्या जो वर्टिगो के सिम्टम्स हैं जो लोगों को आज की डेट में वो फेस कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है? बिल्कुल मिल सकती है। जो मैंने आपको वेस्टिबुलर माइग्रेन का प्रॉब्लम बताया, उसमें तो खास करके आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन मॉडिफाइंग देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड हैबिट्स, एंड जी, that is most important. एब्सोल्युटली। तो जिन लोगों को अभी जो भी आपने सिम्टम्स बताए वो फेस हो रहे हैं, अगर वो फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या टेस्ट कराने चाहिए, या उनको क्या अब नेक्स्ट स्टेप पे आना चाहिए अगर वो इनमें से कोई भी सिम्टम्स को फील कर रहे हैं? तो देखिए, आप बताएंगे? पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, उसकी बीमारी को समझने के लिए कि उसको ये जो चक्कर आ रहे हैं
या डिजीनेस हो रही है या अनस्टेडी है, तो ये किस कारण से है। उसके बाद हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ हैं। इनफैक्ट हम लोग वीडियो ऑक्यूलोग्राफी या क्रेनियो ऑक्यूलोग्राफी, जिसको कॉमन टर्म्स में वीएनजी भी बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं। बाय स्टडिंग द आई मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। देन वी डू वीडियो हेड इम्पल्स टेस्टिंग दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जी। तो उसमें, और एक बिनाइन टाइप ऑफ पेरिफेरल वर्टिगो जो कि इनर ईयर के बैलेंस ऑर्गन से डेवलप हो रहा है, उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और पोस्चरोग्राफी या स्टेबिलोमीट्री से भी हमें पता चल जाता है कि मरीज को किस लेवल तक प्रॉब्लम है, और कई हद तक हम ये भी पता लगा लेते हैं कि कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है। जी, आपने बहुत सारे टेस्ट बताए जो कि लोगों को कराने चाहिए इन टर्म्स की अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा हो तो उसे इग्नोर नहीं करें। साथ ही साथ एक बहुत अहम सवाल, आज की डेट में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको पता ही होगा, बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स एंड सो डज़ करियर प्रेशर्स। तो क्या स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है ट्रिगर करने का वर्टिगो को? कुछ टाइप्स ऑफ वर्टिगो, नॉट ऑल। जैसे मैंने आपको वेस्टिबुलर माइग्रेन बताया, जी। उसमें stress and anxiety have a very big role to play. And we also see some patients who suffer from functional vertigo on all sorts of testing, including radiological tests like an MRI. We do not get anything. And when we go deep into the history of the patient, there is an underlying factor, which is basically stress and anxiety related. So, yes, of course, the first and foremost job of a doctor is to understand the problem of the patient and relieve the mental stress, and also we give advice to these patients how to relieve their stress. And that doesn't only mean medications, that also means, like I earlier said, lifestyle changes, lifestyle modifications, and also some other modalities like meditation, yoga. So these are also definitely very helpful for such patients. Then we also suggest certain exercises which habituate them to the environment which they have been earlier finding difficult to survive in. You know, Right. as a person or as a being, your environment may not be congenial. So once the environment improves, the patient also improves. ओके। एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेरा सवाल है, एज अ डाइटिशियन, क्या डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है वर्टिगो को Yes, इम्प्रूव करने में? particularly so in vestibular migraine patients, migraine related vertigo, it has a very, very big role to play. You should have a good balanced diet. You should eat on time. First of all, you should have a regular routine of a morning breakfast, lunch, and dinner. You should not overeat. You should not undereat. Overeating can also trigger a migraine, and it can trigger a vestibular migraine as well. Uh, what to eat, what not to eat. Processed cheese is something which we advise patients not to go for, like you find it in pizzas and sandwiches. And then we tell them to avoid smoking, to avoid alcohol. Particularly red wine and beer are bad for migraineurs. Likewise, we advise them to avoid Chinese food that contains MSG or Ajinomoto. And now coming to what to eat. So basically, what they need is healthy food, and in fact, sometimes I even go to the extent of advising them to have things like flaxseed, walnuts, Yeah. and even to use olive oil for that matter. And then lean proteins are good, to avoid red meat, and to keep themselves well hydrated, because काम में लगे रहते हो, पानी पीना भूल जाते हो. That again acts as a trigger factor. राइट, राइट। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है कि हम लोगों को ज़रा-सा फ़ीवर होता है, ज़रा-सा कफ एंड कोल्ड होता है और हम पेन किलर्स पे आ जाते हैं, खुद से ही। काफ़ी लोग खुद ही पेन किलर्स या पैरासिटामोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या पेन किलर्स इंड्यूस करते हैं वर्टिगो को? By and large, most painkillers don't, but there's a specific class of painkillers which might lead to dizziness.
But the routinely used paracetamol and all, they don't usually lead to vertigo or dizziness. But then there are, of course, some other drugs which can lead to these situations. Anticonvulsant medications can do that. Then psychotropic agents can cause this dizziness and vertigo. Then you have medicines which are used for stress and anxiety, sleeping pills, commonly used anti-allergics, antihistamines. They are very well known to cause sedation, but not only sedation, they can cause unsteadiness and dizziness also. Now, this is on a long-term basis, like a patient has been taking these medications. And of course, I just forgot to mention antihypertensives, specifically diuretics. They can lead to a situation called orthostatic hypotension, in which once the patient tends to get up from a lying down position or a sitting position, and if the patient has been in a sitting position over a prolonged period of time and suddenly gets up, uh, he is bound to he tends to feel dizzy on getting up because of a sudden fall in his blood pressure once he gets up. Then comes uh, medicines which are destructive to the balance organ in the inner ear, and these are aminoglycoside group of antibiotics, like you have gentamicin, and they can lead to a permanent damage to the balance organ as well. ओह अच्छा, दैट सिंपली मीन्स कि आज के डेट में न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत चल रहे हैं, न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स भी बहुत चलते हैं और आपको पता है कि जिम में भी काफ़ी सप्लीमेंट्स का यूज़ होता है, राइट? जिम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो क्या ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रिगर करते हैं वर्टिगो को? नॉट पर से, बट देन वो सप्लीमेंट्स लेके जब आप जिम जाते हैं तो स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस करते हैं. So exercise induced vertigo is known to happen, and that happens particularly in patients who suffer from migraine. So I mean, not directly related to the supplements and all, they may have their own side effects, but not per se vertigo. राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि हम अगर कुछ सप्लीमेंटेशन या कोई पर्टिकुलर ड्रग अगर हम लेते हैं, जो भी आपने अभी ड्रग्स बताए और हमें ये डिजीनेस या चक्कर आ रहे हैं, तो क्या ड्रग्स लेना बंद करके या कोई मेडिकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड है उसे लेना बंद करेंगे तो ये चक्कर आना भी कम हो जाता है या देखिए, बंद हो पहली बात जाता तो है? ये है कि वी हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स. अगर कोई हमारी ये जनरल पब्लिक हमारी बात सुन रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दवाई वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं वो इमीडिएटली उसको बंद कर दें. ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि जो हम दवाई रोजाना खा रहे हैं, कुछ टाइम से हमने शुरू करी है, और अगर हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो इस दवाई लेने के साथ हम उसको टेम्पोरली correlate कर सकते हैं, so they should go to the doctor who has prescribed the medicine, discuss with him, and either adjust the dosage of that medicine, or be prescribed an alternative medication. For example, if you are suffering from high blood pressure, we cannot ever tell you to stop your medicine for high blood pressure. If one particular medicine is not suiting you as far as orthostatic hypotension is concerned, something else might be prescribed by the particular doctor. राइट। So, not to be ignored, of course. एब्सोल्युटली। तो सर ने बताया, डॉक्टर सर ने बताया जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन लेने से ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो अपने डोजेज को अपने डॉक्टर से पूछ के एडजस्ट कराइए, क्योंकि ये आगे चल के आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेरा एक और सवाल है आपसे सर कि कौन से एज ग्रुप में बहुत ज्यादा देखा जाता है वर्टिगो, या फिर ये हर एज ग्रुप के लिए कॉमन है? सबसे ज्यादा तो एल्डरली लोगों में परेशान करता है, और उसमें it can be a very risky thing because they are more prone to falls. So many factors contribute when it comes to old age. So of course vertigo affects the elderly more often, but there are definitely different types of diseases causing vertigo. In fact, I think, let me clarify, though it's a bit late in the stage of our discussion, that vertigo is a blanket treatment. I think I did mention it also in the very beginning. So basically, it is the disease that is causing vertigo, which we have to uncover. We have to make a diagnosis of a particular disorder that is causing the symptom of vertigo. So
Well, it can happen in children also, it can happen in the young also, it can happen in the middle-aged also. But then there are certain disorders which affect the elderly more often than the younger ones. ओके ओके सर सो कुछ बेसिक सिम्टम्स जैसे आपने हमें बताया जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्टिगो. In terms of vertigo, अगर आपको चक्कर आना शुरू हुए और आपकी सुनने की शक्ति खास करके एक कान की एकदम से कम हो गई, दिस इज अ रेड फ्लैग. आपको बिल्कुल चलने में मुश्किल हो रही है, दो लोगों को पकड़ के आपको खड़ा करके चलाना पड़ रहा है, दिस इज अ रेड फ्लैग. आपसे खाना नहीं निकला जा रहा, दिस इज अ रेड फ्लैग. आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है मूवमेंट्स में, सडनली लॉस्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ योर मूवमेंट्स, दिस इज अ रेड फ्लैग. You have hoarseness of voice along with vertigo, your speech problems, you are आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, these are all red flags. Then if you have suddenly developed a headache, and if the patient has never had a history of headaches earlier, or even if the patient has had a history of headaches, but sudden onset severe headache along with vertigo, again is a red flag. ओके सो लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स. सारे रेड फ्लैग्स को प्लीज आप अच्छे से सुनिएगा ताकि आप इस पे काम कर पाए. और कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में जो वर्टिगो की ट्रीटमेंट बहुत एक्टिवली कर पाते हैं सर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, but as the awareness about vertigo is increasing, it is increasing not only amongst the common people, common man, it is also increasing amongst doctors, and now I see more and more doctors getting interested in this field. So, well, there is a deficiency at the moment. There are less people, but I think we are spreading the word around. We are conducting workshops. We are making sure that people learn the basics of vertigo. Our doctor community learns the basics of vertigo. And well, I think in future, we might have less of a dearth of doctors treating vertigo. Oh, that's wonderful, sir. So, vertigo can be cured completely. Yes or no? Many disorders can be cured completely. Many disorders may leave a certain sequelae, but yes, if treated on time, life can be much better and can be much livable. And there are certain disorders which can be cured right there and then. Like, for example, I'll tell you a disorder called benign paroxysmal positional vertigo, which is due to uh, calcium carbonate particles which are supposed to be present in one area, one particular part of our balance organ in the inner ear. Now they just move to another area called the semicircular canals. They move from what you call the utricle to the semicircular canals. And once that happens, the semicircular canals, basically their function is to respond to rotatory head movements, okay? So they now start responding to gravity. So when a person goes to lie down or turns around in bed or looks up or looks down, they feel dizzy for a few seconds to a minute or so. Now, this is a problem in which all we need to do is a therapeutic maneuver by diagnosing which canal is involved on which side. We can make the patient all right within a few minutes of having walked into the clinic. So, patient comes with a problem of vertigo and he goes out all right. Even that is possible. And in fact, I call treating benign paroxysmal positional vertigo a miracle in modern medical science, because there is no other disease which you can help the patient be rid of or getting rid of within a few minutes of having been diagnosed. Wow. So even that is possible. Wow. That's really wonderful. और एक ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट जो रिड्यूस करती है वर्टिगो के रिस्क को? Regular exercise is the best thing. Regular food habits, like I told you earlier, Yes. these are the mainstay. वंडरफुल. एक ऐसा मिथ जो वर्टिगो के अराउंड है पूरे ऑडियंस में और आप उसे ब्रेक करना चाहेंगे? लोगों को लगता है कि वर्टिगो सर्वाइकल की वजह से होता है. मैं भी कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, और लेट्स फेस इट, अगर हम एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली सोचें तो वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस,
इन प्रॉब्लम से नहीं अराइज कर सकता है, ये मेरा मानना है। और जो लोग वर्टिगो के एक्सपर्ट्स हैं मेरे अलावा भी, वो भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। सो एक तो आप हर बार अगर आपको चक्कर आया तो ये ना सोचें कि ये सर्वाइकल की वजह से है। और दूसरा, प्लीज़ जो ये सर्वाइकल कॉलर लगा लेते हैं कई लोग जिनको चक्कर आता है, उसको निकाल दें, घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को वर्सन करेगा। इम्प्रूव तो बहुत दूर की बात है, आपकी नेक स्टिफ हो जाएगी। कोई पॉइंट नहीं है इन चीज़ों में। सो सर, आपसे एक आखिरी सवाल, कौन से ऐसे 1 और 2 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स आपके पास लेकर आते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो? अ, 2 कंडीशंस मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है और इनर ईयर के से अराइज होने वाले वर्टिगो के इश्यूज में ये सबसे कॉमन है। और दूसरा है वेस्टिबुलर माइग्रेन। वेस्टिबुलर माइग्रेन को अगर आसानी से समझाना चाहूँ तो जिन लोगों को माइग्रेन की वजह से सिर दर्द रहा है उनमें ये प्रॉब्लम आती है। इट्स मोर कॉमन इन विमेन। और कई बार तो ये होता है कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखी गई है। सो माइग्रेन इन अ वे कैन रन इन फैमिलीज। अगर आपको हेडेक्स की हिस्ट्री है तो हो सकता है आपके माताजी पिताजी को भी ये रही हो, या ग्रैंड पेरेंट्स में भी रही हो, और हो सकता है आपके भाई बहन को भी आधे सिर का दर्द या पूरे सिर का दर्द रहा हो, तो इसको हम माइग्रेन बोलते हैं। और after a certain period of time, towards the age of 30 to 40 years and above, कई लोगों को बीमारी वही होती है माइग्रेन की, लेकिन सिर दर्द की बजाय उनको चक्कर आने लगते हैं। ये चक्कर कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक भी चल सकते हैं। So these are the two problems which we very commonly see. One, as I told you, is easily treatable within a few minutes, and the other one, which I told you, vestibular migraine, can be taken care of to a large extent by uh, lifestyle changes, and also we have enough number of medications available to treat these patients. बहुत बढ़िया, बहुत इंफॉर्मेटिव था डॉक्टर अविनाश। आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है आप सभी ने बहुत डिटेल में सुना। इनका क्लिनिक ओल्ड राजेंद्र नगर में है। अगर आप इनसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है डॉक्टर अविनाश पिचलानी का। और बाकी इनकी डिटेल्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दी ही है। वर्टिगो से रिलेटेड अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट के पास बाद डू विजिट डॉक्टर अविनाश पिचलानी एट ओल्ड राजेंद्र नगर। That's it from my side. I am Dharana signing off with my podcast.